सनातन की पुनर्स्थापना का चुनाव है, इसलिए ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद एक नए भारत की नई तस्वीर सामने आएगी। सर, विपक्ष कह रहा है कि गठबंधन कि इस बार मोदी सरकार तो नहीं आएगी, साथ ही मोदी सर प्रधानमंत्री मोदी, और बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार। आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष नाम की कोई चीज मुझे इस देश में नजर नहीं आ रही। विपक्ष का एकमात्र मकसद, 1 पॉइंट प्रोग्राम, उनका एजेंडा एक ही है, सुबह उठ करके बिना मुंह धोए मोदी को गाली देना। अगर किसी की जेब कट जाए तो कहेंगे मोदी जिम्मेदार है, अगर किसी की भैंस खुल जाए, चोरी हो जाए तो कहेंगे मोदी जवाबदेह है। 24 घंटे किसी ना किसी बहाने मोदी को कोसना और मोदी को अपमानित करना, मोदी को गाली देना। ये लोग मोदी से इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि मोदी से नफरत करते 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 ये देश से नफरत करने लगे हैं। और यही मोदी की ताकत है। देयर इज नो एजेंडा, इनका कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना इनका एजेंडा है। नरेंद्र मोदी अगर 370 हटाएं तो विरोध, मोदी अगर 3 तलाक हटाएं तो विरोध, मोदी अगर नई संसद बनाए तो विरोध, मोदी राम मंदिर जाए तो विरोध, मोदी आबू धाबी में मंदिर बनवाए तो विरोध, मोदी कल्कि धाम का शिलान्यास करें तो विरोध। मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि अगर मोदी आज ये कह दें कि भाई कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, तो सारे कांग्रेसी एकदम लग जाएंगे कि भाई मोदी ने बोल दिया कांग्रेस अच्छी है, तो कहेंगे नहीं कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस बुरी है। इनका ये तो अकल से इनका पैदल हो चुके हैं, इनका दिवालिया पन का सबूत है ये। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो आज बात कर रहा है और सारे एक दूसरे को गाली देते हैं। सारे कांग्रेसी बड़े खुश हुए जब केजरीवाल जेल गए। जब केजरीवाल को जमानत मिली तो सारे कांग्रेसी कह रहे थे अंदर, यार ये क्या हो गया, इसे जमानत कैसे मिल गई। केजरीवाल की पार्टी के सब लोग कहते हैं कि ये कांग्रेसी चोर है, इन्होंने देश को लूटा है। कांग्रेस के नेता पब्लिक डोमेन में, मैं बोल रहा हूं, ऐसा में नहीं है, अजय माकन जी का बयान उठाइए, संदीप दीक्षित जी का बयान उठाइए, अलका लांबा जी का बयान उठाइए, सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान उठाइए, राहुल जी का बयान उठाइए, सारे के सारे कांग्रेस नेता कहते हैं केजरीवाल शराब के घोटाले में लिप्त है, 100 करोड़ की रिश्वत ली है। लेकिन नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए चोर चोर मसेरे भाई। सर, जैसे कि केजरीवाल को अभी जो अंतिम जमानत मिली है, उस पे आपको क्या लगता है कि चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, हर घटना का असर चुनाव पे पड़ता है, क्योंकि हर घटना का संबंध भारत की जनता से है। लेकिन केजरीवाल जी को जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी, तो फिर आजम खां को भी जमानत मिलनी चाहिए। बड़ा सवाल इसमें सर ये है, जिस तरीके से प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत दी गई, तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी लोग, बाकी जो नेता हैं या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जेल में बंद हैं, वो इसको लेके कोर्ट नहीं जाएंगे कि उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूँगा, हेमंत सोरेन को भी जमानत दे देनी चाहिए, आजम खान उनके बेटे को भी जमानत मिलनी चाहिए। उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या इसलिए कि वो सिर्फ मुसलमान है? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो देश की यूनिटी के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट को मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दृष्टि से सबको देखना चाहिए। 370 को बोला कांग्रेस ने कि अगर हमारी सरकार आती है तो 370 को हम दोबारा से हटा देंगे, और मतलब 370 जम्मू कश्मीर में लगाई जाएगी। तो इस पे आपका क्या कहेंगे? कांग्रेस का
पुराना ख्वाब है ये। कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो ये राम मंदिर के फैसले को भी पलट देंगे, और उस फैसले को कैसे पलटा जाएगा इसकी रणनीति ये बना रहे हैं। अगर इनकी सरकार आ गई तो देश में ये वही करेंगे जो ये अभी तक नहीं कर पाए हैं। देश की एकता के लिए 370 का हटाना बहुत बड़ा फैसला था। पूरे देश की जनता खुश है इस फैसले से, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये धारा 370 को दोबारा लागू कर देंगे, ये 3 तलाक को भी दोबारा लागू कर देंगे। इन्हें तो नरेंद्र मोदी का फैसला पलटना है। ये सनातन से इतना चिढ़ते हैं, राम से, अयोध्या से, हिंदू शब्द से, हिंदुत्व से इन्हें नफरत है। कांग्रेस का कोई नेता टेलीविजन डिबेट्स में मंच से जब भाषण देते हैं तो पब्लिक मीटिंग में कभी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने मुंह से हिंदू शब्द नहीं निकालते। जब इन्हें मजबूरी में हिंदू कहना होता है तो कहते हैं बहुसंख्यक, मेजॉरिटी। हिंदू नहीं कहते, राम नहीं कहते, लॉर्ड रामा कहते हैं। प्रभु श्री राम किसी के मुंह से सुना है? कभी राहुल गांधी जी ने कहा है कि भारत माता की जय? कभी राहुल गांधी जी ने कहा है मंच पर कि वंदे मातरम? कभी राहुल गांधी जी ने कहा है कि राम राम साहब? कांग्रेस के एक दो नेताओं को छोड़ दो, जैसे सचिन पायलट हैं, एक दो और लोग हैं, वो तो मंच पर आके कहते हैं राम राम जी। कभी राहुल जी ने कहा है राम राम साहब? कभी इन्होंने कहा है कि सत्य सनातन धर्म की जय? कभी भगवान कृष्ण का नाम दिया है? तो इन्हें सनातन से प्रॉब्लम है, इन्हें हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार कोई लेना देना नहीं है। ये तो इन्होंने तो कांग्रेस को, महात्मा गांधी की कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस बना दिया है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि इस बार जो है मोदी सरकार या बीजेपी का मतलब पब्लिक पूरी तरीके से नाराज़ और नहीं आने वाली, वहीं बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, इस पे क्या लगता है? मेरी समझ में नहीं आता कि पब्लिक नाराज कहाँ है। सड़कों पे है पब्लिक? कौन सी पब्लिक सड़कों पे भाई? पब्लिक नरेंद्र मोदी के फैसलों के साथ है। पब्लिक ये जानती है कि सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं, ये सब एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन सब इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि इन्हें देश को लूटना है। ये तो सोच रहे हैं भाई 5 महीने, 6 महीने, साल भर को भी सरकार बनाने का मौका मिल जाए और हम में से कोई चोरों का सरदार कोई चुन लें, प्रधानमंत्री बना लें, तो देश को कैसे लूटें? 10 साल से लुटाई बंद है ना, अब लूटने को नहीं मिल रहा है, तड़प रहे हैं, लूटना चाहते हैं। और इनकी लूट में सबसे बड़ी बाधा है मोदी। वो लूट नहीं देता, जो लूटता है उसे अंदर का रास्ता। सर, नेताओं का जो है सभी पार्टियों के जो नेता हैं उनके भाषण जो हैं इस चुनाव में बड़े अलग देखने को मिले। किसी पार्टी के नेता कहते हैं कि 15 मिनट हमें दे दीजिए और हम हिंदुओं को बता देंगे कि हम क्या हैं। वहीं उसके दोबारा दूसरी पार्टी के नेता बोलते हैं कि हमें सिर्फ 15 सेकंड दे दीजिए फिर हम बता देंगे। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से भाषाबाजी चल रही है चुनाव में? देखिए, भाषा की मर्यादा सबको रखनी चाहिए। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ कि एक दूसरे को गाली दी जाए। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं इनका तो बहुत पुराना सपना है, सनातन को मिटाने का सपना, भारत को कमज़ोर करने का सपना। देखिए, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस सनातन को मिटाने के लिए 1000 साल तक कोशिशें की गई, भारत और भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश 1000 साल तक हुई,
लॉर्ड मैकाले से लेके मैक्स मूलर तक, बाबर, चंगेज खां, औरंगजेब, तैमूरलंग, नादिर शाह, ये सब भारत को मिटाने के लिए तो आए थे। 1000 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद जब सनातन को नहीं मिटा पाए, तो 15 मिनट में ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को कैसे मिटा देंगे? सर अभी एक सर्वे हुआ, उसमें उस आंकड़ों के हिसाब से हिंदू की जो पॉपुलेशन है वो 8% घटी और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 40% से ज़्यादा बढ़ी, जो देखा गया। और वोट में भी इसका ये देखा गया कि हिंदू जो वोट डाल रहे हैं वो उसकी मात्रा घटी है और मुस्लिम जो लोग हैं वो बढ़ी है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, दो तीन बातें ऐसी हैं जिनको ना देश के नज़रिए से देखना चाहिए, सत्ता और सियासत के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। बढ़ती हुई आबादी देश के लिए खतरा है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। इसे हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना नहीं चाहिए, इसे हिंदुस्तान के नज़रिए से देखना चाहिए। किसी भी देश की जब आबादी बढ़ती रहेगी तो आफ्टर ऑल वो कहाँ जाकर रुकेगी? कब तक सड़कें चौड़ी करेंगे आप? कब तक एक सड़क के ऊपर दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, कब तक फ्लाईओवर्स बनाएंगे आप? कब तक? जमीन तो उतनी है। देश की आज़ादी के बाद 30-32 करोड़, तब देश की आज़ादी के समय पॉपुलेशन थी, आज 150 करोड़ पॉपुलेशन है। तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल तो करनी पड़ेगी, उसमें कोई नाराज हो या कोई ना हो। दूसरी बात है, जिस तरह जुडिशल रिफॉर्म की बात चल रही है, अभी सरकारी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अगर माने तो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं। कितने? 5 करोड़। 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग होने का मतलब है कि एक मुकदमे से लगभग 4 से 5 लोग जुड़े होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगर एक घर के एक व्यक्ति पर मुकदमा है तो उस घर के सभी सदस्य उससे जुड़े हुए। तो 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, इसका मतलब 20-25 करोड़ लोग हैं देश के जो मुकदमों से, अदालतों से प्रभावित हैं, उसमें उलझे हुए हैं। तो जुडिशल रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। 2024 में तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोग उनसे ये बात करेंगे, हम लोग मांग करेंगे, एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं। बच्चे केवल एक जाति के लोग पैदा करते हैं या एक धर्म के लोग ज़्यादा पैदा करते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। अब वो समय आ गया है कि हमें देश के लिए सोचना है। अब वो समय नहीं है कि देश ने हमें क्या दिया, अब वो वक्त आ गया कि हम देश को क्या दे सकते हैं। और ये जज्बा लेकर के ये फैसले करने होंगे। मुझे लगता है कि इस जज्बे के साथ, इस भावना के साथ जो सख्त से सख्त फैसला ले सकता है कोई, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जुडिशल रिफॉर्म होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। तो इसमें सियासत और सत्ता के दांव ढूंढना ठीक नहीं। सर प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली और अमेठी से प्रचार कर रही है और लगातार काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रचार हो रहा है, ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पे इस पर? देखिए, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस के भीतर एक साजिश का शिकार है। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन उन्हें कदम कदम पे उन्हें रोकने की कोशिश हुई है। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। जहाँ तक सवाल है प्रभाव पड़ने का, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी ने 2022 में बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा और लड़वाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन नहीं किया। 2019 का जो चुनाव था
अमेठी वाला, जिसमें सपा बसपा एक थी, और अमेठी का जो चुनाव था वो भी प्रियंका जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया, और वो बहुत ही संकल्पित है। वो एक अच्छी माँ भी हैं, अच्छी बेटी भी हैं, अच्छी बहन भी हैं। लेकिन रायबरेली की जो जनता है वो ऐसा नेता चाहती है कि जो छोड़ के ना भागे। राहुल गांधी जी ने जो अमेठी छोड़ने का फैसला किया है, इसका असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के समर्थकों पर बहुत बुरा पड़ा है। मैसेज ये गया है कि राहुल गांधी जी चुनाव हारने के डर की वजह से अमेठी छोड़ गए, और भारत की जनता शौर्य को प्रणाम करती है, पराक्रम को नमन करती है, भागने वाले नेता का समर्थन नहीं करती। सर, जैसे कि इस चुनाव में जो है देखा गया है कि प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं कि भाई मुझे, कोई कहता है कि दफना दो, कोई कहता है कि मार दो, कोई कहता है गालियाँ दे दो। जितना ये चीज़ लोग कहते हैं और उसके जितना मुझे गालियाँ देते हैं उतना ही जो है मैं चाहता हूँ कि ये दें, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, सच बात तो ये है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है, और बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी को मिटाना चाहता है। और ये बात देश की जनता जानती है। देश की जनता जानती है कि विपक्ष का एजेंडा क्या है। इसीलिए विपक्ष जितना मोदी से नफरत करता है, देश की जनता नरेंद्र मोदी से उतना ही प्यार करती है। सर, इस गठबंधन में जैसे केजरीवाल की जो पार्टी है, केजरीवाल ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को अगर डर किसी से लगता है तो आम आदमी पार्टी से लगता है या केजरीवाल से लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल जी बहुत राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। वो कल तक कहते थे कांग्रेस लुटेरी पार्टी, आज भी कह रहे हैं। पंजाब में उनकी पूरी पार्टी कह रही है कांग्रेस चोर है, और कांग्रेस वाले पंजाब में कह रहे हैं आम आदमी पार्टी चोर है, और दिल्ली में एक साथ। तो ये फैसला तो देश की जनता को करना है। केजरीवाल जी को लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं रहते हैं तो वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उनको यही कहना चाहिए। लेकिन उनके कहने पर देश की जनता कितना भरोसा करती है, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। सर, अंतिम सवाल, इस चुनाव में बताया गया है कि जैसे रूस ने भी मतलब न्यूज़ के माध्यम से बताया कि कुछ विदेशी ताकतें हैं जो भारत के चुनाव में इंटरफेयर कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि इसका कितना प्रभाव इस चुनाव में भारत में पड़ेगा, और जो 400 पार की बात बीजेपी कर रही है उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में बाकी तो बहुत काम किए हैं। गरीबों को अनाज देने का काम किया है, शौचालय बनाने का काम किया है, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, गरीबों को केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया है, शोषित, वंचित और आदिवासी समाज से आई एक महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। बहुत काम किया। देश का डेवलपमेंट हुआ है, देश की इकोनॉमी ताकतवर हुई है, ये सब तो किया है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम किया है जो आपके सवाल से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। मैं अभी यूएई गया था, अबू धाबी में वो मंदिर देख के आया जिस जगह 1000 साल पहले चुन चुन करके मंदिरों को तोड़ा गया, उस यूनाइटेड अरब अमीरात की भूमि पर इतना भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। ये मोदी के बिना संभव नहीं था। तो जो भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है, भारत के स्वाभिमान को ऊंचा किया है, उससे पूरी दुनिया जो है डरी हुई है।
और विदेशी ताकतें जो भारत को मिटाना चाहती हैं, भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, भारत को तोड़ना चाहती हैं, वो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती हैं। और ये जो हमारा मूर्धन्य विपक्ष है, ये मोदी से इतनी नफरत करता है कि मोदी से नफरत करता करता ये इस देश से नफरत करना शुरू हो गया, देश से नफरत करने लगा है। इसे ये भी नहीं पता कि विदेशी ताकतें मोदी को क्यों हटाना चाहती हैं। विदेशी ताकतें मोदी को इसलिए हटाना चाहती हैं कि उन्हें भारत की तरक्की उनकी आंखों में खटकती है। वो भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनते हुए नहीं देखना चाहते। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? आज चीन की हिम्मत है? आज पाकिस्तान की हैसियत है कि हमारे यहाँ बम फोड़ दें? तो सवाल इसका है कि जो इस देश के दुश्मन हैं वही मोदी को हटाना चाहते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य, पूरा का पूरा विपक्ष मोदी से नफरत करता करता देश से नफरत करने लगा है। हमारे साथ जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी मौजूद थे। उन्होंने चुनावी सवालों पे अपनी राय दी और बताया कि किस तरीके से इस चुनाव पर जो है क्या असर पड़ने लगा है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, आज तक।